दोस्तों, क्या आप भी अपने ईपीएफ चालान को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी अपना ईपीएफ का चालान नहीं बना पाते? क्या आप भी किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं ईपीएफ चालान बनाने के लिए? तो दोस्तों, आज से आपको ये सब नहीं करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएफ का चालान कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसमें फाइल का यूज होता है, कौन कौन से डाटा की हमें रिक्वायरमेंट होती है और कैसे उसे अपलोड किया जाता है यूनिफाइड पोर्टल पर। दोस्तों, ए से लेकर जेड तक मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है और कैसे इस चालान को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपको गारंटी देता हूँ आपको कभी ईपीएफ चालान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं देखेंगे, जब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रोहित राजौदिया और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिलती है और ईपीएफ और ईएसआईसी से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देखना है। जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। अगर आपने ये पूरा वीडियो अंत तक देख लिया तो आप दोस्तों अपने ईपीएफ का चालान बनाना सीख जाओगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप किसी भी कंपनी का ईपीएफ का चालान बना सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको कोई भी चीज़ नहीं बता सकता। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एक्सेल फाइल देखने को मिल रही होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको 11 कॉलम देखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पर देखिए नाम, यूएन नंबर, सैलरी, ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ईपीएस और डिफरेंस, ईपीएफ एंड ईपीएस और एनसीपी डेज और रिफंड ऑफ एडवांस। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, ये एक्सेल फाइल है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस फाइल की लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों ऐसी ही फाइल आपको यूनिफाइड पोर्टल जब भी आप खोलोगे तो वहाँ से भी जाकर आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 11 कॉलम का ये फॉर्मेट तैयार रखना है जब भी आप चालान बनाना चाह रहे हो ईपीएफ का। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि ये जो फॉर्मेट हमें कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों आप यूनिफाइड पोर्टल जब भी लॉगिन करेंगे और आप ईसीआर अपलोड फाइल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस फाइल का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर से कि जब हम चालान अपलोड करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों, आपको पता है कि आपके पास यूएन नंबर है एम्प्लॉइज़ का। अगर आपको नहीं पता कि यूएन नंबर कैसे चेक किया जाता है तो दोस्तों आपको यूनिफाइड पोर्टल खोलना है। दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल में जाएंगे और यूनिफाइड सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहली ही लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पहली ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। दोस्तों, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं और दोस्तों डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक्टिव मेंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं तो दोस्तों आपके पास जो भी एम्प्लॉइज़ हैं अभी करंट में काम कर रहे हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप एम्प्लॉइज़ का यूएन नंबर चेक कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, ठीक है। यही 2 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कम से कम 2 से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो यूएन नंबर, एक नाम और एक सैलरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने यूएन नंबर ले लिया है, नाम ले लिया है। अब बारी आती है सैलरी की। दोस्तों, सैलरी की बात की जाए तो आपके कंपनी में जो व्यक्ति जितने दिन काम करने आया है उसकी सैलरी ऐसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉइज़ आपके पास आया है और 26 दिन काम करने के लिए आया है, ठीक है, उसकी जो रेट है वो 550 ले लीजिए या आप कुछ भी ले सकते हैं, 200, 300 जो भी, ठीक है। और जब भी आप उसका कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो टोटल सैलरी है वो 14,300 रुपये आएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई एम्प्लॉइज़ है आपके पास जिसकी जो डेज़ हैं वो 26 दिन है और उसकी जो रेट है वो 700 रुपये है, यानी कि वो 700 रुपये पर डे का लेता है।
तो उसकी जो एक्चुअल सैलरी बन रही है वो बन रही है 18,200। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है रेट की, तो रेट डिपेंड करता है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आप सेंट्रल की रेट ले रहे हैं या फिर स्टेट की रेट ले रहे हैं, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है। मान के चलिए किसी स्टेट में रेट चल रहा है 350, ठीक है, तो आप 350 का कैलकुलेट करते हैं 26 से, तो हमारी जो सैलरी आ रही है वो आ रही है 9100। ठीक है, तो दोस्तों आप ये अपने हिसाब से सेट करें आप व्यक्ति को कितने रुपए दे रहे हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि मेरी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 7,742 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 15,470 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 18,486 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ग्रॉस जो वेजेस होता है वो होता है एक्चुअल सैलरी, यानी कि जो व्यक्ति हमारे पास 26 दिन काम करने आया और 700 रुपये के हिसाब से उसकी सैलरी हो रही है 18,200, तो दोस्तों ग्रॉस वेजेस में हमें 18,200 रुपये लिखनी होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने पहले से ही लिख कर रखा है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको यहाँ पर 7742 दिख रहा है और यहाँ पर भी 7742 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 15470 है और यहाँ पर 15,000 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पर कम सैलरी क्यों, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी किसी बंदे की सैलरी 15,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर की जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, लेकिन दोस्तों जब भी आप ईपीएफ वेजेस में उसकी सैलरी लिखेंगे तो आपको 15,000 रुपये ही लिखनी है, क्योंकि ईपीएफ हमेशा 15,000 रुपये पर ही कटता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से चाहे वो कितनी भी हो, 33,000 हो, 40,000 हो, तो दोस्तों आपका जो पीएफ है वो 15,000 सैलरी पर ही कटेगा। अब देखिए दोस्तों इनकी सैलरी 15,000 से कम है 7742, तो हम यहाँ पर भी 7742 लिखेंगे। ठीक है, आपको ये वाली बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों आपको ईपीएफ वेजेस आपने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ईपीएस वेजेस, आपको ईपीएस वेजेस भी ईपीएफ वेजेस यानी कि यहाँ पर भी आपको सेम सैलरी डालनी है। उसके बाद ईडीएलआई वेजेस, यहाँ पर भी आपको सेम सैलरी डालनी है जो ईपीएफ वेजेस में डली है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो 7742 है, जो भी हमारी सैलरी है, ईपीएफ वेजेस सैलरी है, उसका 12% आपको निकालना है। तो दोस्तों जैसे ही आप 12% यहाँ पर निकालोगे 7742 का, तो 929 यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 929 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में हमेशा ईपीएफ वेजेस का 12% लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ईपीएस कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ईपीएफ वेजेस है उसका 8.33% यहाँ पर लिखना है। ईपीएफ वेजेस का 8.33% आपको यहाँ पर ईपीएस कॉलम में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12% निकालना है, यहाँ पर 8.33% निकालना है। ठीक है, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद दोस्तों डिफरेंस ईपीएफ एंड ईपीएस कंट्रीब्यूशन, तो दोस्तों आपको डिफरेंस निकाल देना है ईपीएफ का और ईपीएस का। तो डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारे एम्प्लॉयज़ का करना है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों यही जो मेन कॉलम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एनसीपी डेज आता है। एनसीपी डेज में हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा। दोस्तों एनसीपी डेज तब होता है लागू जब कोई बंदा हमारे पास 31 दिन में से 28 दिन काम करने आया, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 2 दिन वो नहीं काम करने आया, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों और रिफंड ऑफ एडवांस की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। मेन जो कॉलम होते हैं वो हमारे यहीं तक रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें भी किसी को भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर 15,000 से ऊपर जिसकी भी सैलरी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है और 15,000 पर उसका पीएफ काटना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिकल साइंस नहीं है। अब दोस्तों हमने अपना ये सेटअप जमा लिया है, यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। दोस्तों यहाँ पर हम टोटल कर देंगे तो टोटल जो सैलरी आ रही है वो हमारी
ग्रॉस वेजेस आ रही है इतनी और ईपीएफ वेजेस आ रही है इतनी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सेव करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस फाइल को सेव कर देंगे। अब दोस्तों इस फाइल को हम फाइल पर जाने के बाद इस फाइल को हम सेव करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ भी आप इस फाइल को सेव कर रहे हैं, इस फाइल को दोस्तों आपको CSV डिलीमिटेड, दोस्तों आपको इस फाइल को CSV डिलीमिटेड में सेव करना है। जैसे ही आप यहाँ पर इस फाइल को सेव करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों आप इस फाइल को क्रॉस कर दें और यहाँ पर डोंट सेव कर दें। अब दोस्तों आपने जो फाइल सेव की थी वो फाइल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हल्का सा ए दिख रहा है, तो हमारी जो फाइल है वो CSV डिलीमिटेड में सेव हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसी फाइल पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है ओपन विथ नोटपैड। आप दोस्तों यहाँ पर आपको नोटपैड में इस फाइल को खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको डिलीट कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ तक डिलीट करना है। डिलीट कर दिया आपने, उसके बाद दोस्तों कर्सर यहाँ तक आ गया। इसके आगे का आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे, सीधा फर्स्ट जो लाइन है UN नंबर की, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको डिलीट कर देना है। और दोस्तों आपने सारी जो चीज़ें वो डिलीट कर दी हैं, बस आपका UN नंबर और सैलरी वगैरह देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस फाइल को एडिट वाले ऑप्शन में जाकर इस फाइल को रिप्लेस करना है। रिप्लेस दोस्तों आपको ये जो कॉमा देखने को मिल रहा है, कॉमा से हमें रिप्लेस करना है हैज़ डिलीमिटेड हैज़। दोस्तों हैज़ डिलीमिटेड हैज़ से रिप्लेस करना है और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से क्रॉस कर दें। जैसे ही दोस्तों आपने इस फाइल को रिप्लेस ऑल से क्लिक किया तो हमारी जो फाइल है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, यानी कि हमारा जो कॉमा था वो अब हट चुका है। अब दोस्तों इस फाइल को हम सेव करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस फाइल को सेव एज पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस फाइल का नाम देना है। जिस भी मंथ का आप चालान बना रहे हैं उस मंथ का आप नाम डाल दीजिए। और दोस्तों आप इस फाइल को बिना स्पेस के सेव करें, जैसे कि मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। दोस्तों आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं इस फाइल को। ठीक है, अब हमने ये सब चीज़ कर ली है। अब दोस्तों अब हमारी जो मेन पार्ट है वो है हमारा यूनिफाइड पोर्टल। तो दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको यूनिफाइड पोर्टल कैसे खोलना है। गूगल पर जाकर यूनिफाइड पोर्टल डालें और पहले ही लिंक पर क्लिक करें तो राइट साइड में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने को बोलता है, तो आपको वहां से लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इतना अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो आपको जाना है पेमेंट वाले ऑप्शन में और ECR रिटर्न फिलिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ECR अपलोड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ECR अपलोड करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर ECR फाइल अपलोड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नहीं पता इस फॉर्मेट के बारे में तो दोस्तों आप यहाँ से इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पर देखिए आप इस फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं। 11 कॉलम हमने जो कि पहले ही बता चुके हैं आपको, ऐसे आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमसे पूछ रहा है वेज मंथ, यानी कि आप किस मंथ का चालान बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम दिसंबर का चालान बना रहे हैं क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है। आपको पता है 1 महीने पीछे चलता है। अगर आप फरवरी में हैं तो आप जनवरी का चालान बना सकते हैं, अगर आप मार्च में हैं तो आप फरवरी का चालान बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमसे पूछ रहा है सैलरी डिस्बर्सल डेट, यानी कि आपने सैलरी कब पे की है एम्प्लॉइज़ को। तो दोस्तों आप कोई भी तारीख यहाँ पर डाल सकते हैं नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट फाइल पूछ रहा है, आप यहाँ से सिलेक्ट फाइल करें। दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल वो करनी है, तो दोस्तों हमने जो नोटपैड फाइल सेव की थी हमें उसी से काम है, उसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपको ECR पर क्लिक कर देना है और कंट्रीब्यूशन रेट है वो EPF की 12% ही रहती है। उसके बाद दोस्तों आपको रिमार्क्स में डालना है EPF, क्योंकि हम EPF का चालान बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों अपलोड पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाती है, यानी कि फाइल प्रोसेसिंग इज़ इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों
हमारी जो फाइल है वो प्रोग्रेस में चली गई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दोबारा से पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके पेमेंट ECR पर क्लिक करेंगे और दोस्तों ECR अपलोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर वेरीफाई के लिए मांग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है इस फाइल को। जैसे ही आप इस फाइल को वेरीफाई करेंगे तो आपसे पूछेगा कि हाँ आपको वेरीफाई करना है, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों हमारा जो ECR वेरीफाइड है वो सक्सेसफुली हो चुका है और TRRN नंबर जनरेट हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और उसी फाइल को प्रिपेयर चालान कर देना है। यहाँ से पूछ रहा है कि आप चालान बनाना चाह रहे हैं पूरा, तो आपको दोस्तों प्रिपेयर चालान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिपेयर चालान पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर कंपनी का नाम और मंथ देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पर हमें ग्रॉस वेजेस भी देखने को मिल रही है, EDLI वेजेस भी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले ये सारी चीज़ें मैनुअल होती थी, लेकिन दोस्तों EPF ने जब से ऑनलाइन सिस्टम अप्रूव किया है तब से हमें कोई भी अमाउंट यहाँ पर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत से लोग पूछते हैं सर हम अकाउंट 21 में क्या डालें, अकाउंट 2022 में क्या डालें। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं डालना है, ये सब ऑटोमेटिकली पहले से ही डल के आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंट 21 में पहले से ही ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जाना है यहाँ पर। दोस्तों आपको यहाँ पर टोटल चालान का अमाउंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मंथ। तो दोस्तों हमारे पास 26 बंदे थे, यानी कि 26 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़, यानी कि आपके पास कितने ऐसे वर्कर हैं जिनकी सैलरी हाई सैलरी है 21,000 से ऊपर है। तो हमारे पास कोई भी बंदे ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर ग्रॉस वेजेस ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ वही आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे बंदे हैं जो हाई पे सैलरी वाले हैं, वो भी हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जाना है सीधे जनरेट चालान पर, और जनरेट चालान पर जाने के बाद आपसे पूछ रहा है टोटल नेट पेबल अमाउंट इज़ 84,379, आर यू स्वेयर टू प्रोसीड। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चालान TRRN सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो चालान नंबर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनलाइज पर क्लिक करना है, यानी कि एक लॉक बना है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे एक बार फिर पूछता है कि आप वाकई में चालान कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका जो चालान है वो सक्सेसफुली बन चुका है और दोस्तों अब आप यहाँ पर इस चालान को पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने EPF का चालान बना सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बनाया कि EPF का चालान कैसे बनाया जाता है ऑनलाइन 2023 का। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चालान को किस तरीके से पे किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाइयों एम्प्लॉयर के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं आपको एक बार रिकैप और करा देता हूँ कि सबसे पहले हमें जानना है हमारे पास कितने बंदे काम कर रहे हैं। उन सभी बंदों की डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, UN नंबर पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, और उनकी सैलरी पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही आपने ये सैलरी वगैरह सब कुछ मेंटेन कर लिया तो दोस्तों आपको एक्सेल फाइल में इसको सेव करना है। एक्सेल फाइल में सेव करने के बाद दोस्तों उसी एक्सेल फाइल को आपको CSV में सेव करना है। दोस्तों जैसे ही आपने CSV में सेव कर लिया उसके बाद आपको CSV फाइल को नोटपैड में ओपन करना है और नोटपैड की फाइल ही मान्य होती है। तो दोस्तों आपको ये सब करने के बाद आपको यूनिफाइड पोर्टल के अंदर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना उन सभी एम्प्लॉयर के साथ जो PF एम्प्लॉयर हैं। और दोस्तों आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे जो भी नई नई अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।